तो देखो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 इट्स गिवन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इनका फंक्शन समझना है अगर आपको, तो जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसके लिए अगर हम इंटरेक्शन लिखते हैं तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। दूसरा इंटरेक्शन जो है लंडन फोर्सेस, इसका इंटरेक्शन होता है 1/r⁴। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आयन आयन इंटरेक्शन, इन दोनों के लिए 1/r² फंक्शन आता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पता है 1/4πε0 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए 1/r², आयन डाइपोल इंटरेक्शन के लिए 1/r³ और लंडन फोर्सेस के लिए 1/r⁴। ठीक है। सो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द इनवर्स क्यूब डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो इसके लिए हमारा काम आएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 7। लंडन फोर्स जो है वो एक टाइप ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स है और ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो ये बात अलग से लिख लो यहाँ पे, लंडन फोर्सेस आर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये नॉर्मली इनर्ट गैस के बीच में काम करता है। सो वीकेस्ट, या हीलियम से हीलियम के बीच में देख सकते हैं। सो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। इट्स गिवन when does the gas deviates the most from the ideal behavior। आपको बताया था गैस का आइडियल बिहेवियर कब आता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में। एग्जैक्टली उल्टा कर दो, तो मोस्ट डेविएशन अगर चेक करना है तो ये आएगा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर में, क्योंकि हाई प्रेशर पे इंटर वॉल्यूम बहुत लो हो जाएगा और लो टेम्परेचर कर देंगे तो वॉल्यूम और लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी सिग्निफिकेंटली काम करेंगे और बी फैक्टर भी सिग्निफिकेंटली काम करेगा। तो ऐसे केस में डेविएशन सबसे ज़्यादा आएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड until 2/5 of air in it has expelled out from the vessel. Assuming that the volume of the vessel remains constant, the temperature at which vessel is heated up। तो आपको बताया था ओपन कंटेनर के अंदर N1T1 = N2T2 लगाते हैं। ठीक है। इनिशियल मोल्स N0 ले लिया, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। उसने बोला 2/5 ऑफ एयर इज एस्केप्ड आउट। तो अगर 2/5 एयर एस्केप कर रही है तो उसका 3/5 बचा होगा बेसिकली। ये नंबर ऑफ मोल्स फाइनली बचे होंगे इनटू टेम्परेचर T2 जो आपको निकालना है। तो यहाँ से अगर T2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो N0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 300/3। तो दिस इज 500 केल्विन। राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। इट्स गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट विच डज नॉट रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो आपको बताया था आइसोथर्मल ग्राफ का मतलब, आइसोथर्मल कंडीशन क्या बताई थी, टेम्परेचर कांस्टेंट बताया ना। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो P, अब आपसे उसने पूछा है कौन सा ग्राफ सही नहीं है। पहला ग्राफ देखो P वर्सेस 1/V स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही बना हुआ है। दूसरा ग्राफ देखो गलत हो गया, P वर्सेस VM ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं सकता। PVM वर्सेस P कांस्टेंट ये सही है, U वर्सेस VM बनाएंगे तो ये भी ठीक है। तो उसमें जो हमारा इनकरेक्ट उसने पूछा है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट विच डज नॉट रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो उसमें ग्राफ नंबर 2 देखो इनकरेक्ट हो गया है, ग्राफ नंबर 2 इनकरेक्ट हो गया है। तो उसका आंसर सी लिख देंगे। भले ही हम फोर्थ वाला नहीं जानते तो भी काम बन जाएगा। अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स से पीछे सीखेंगे हम लोग चल के, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो वॉल्यूम के साथ लीनियरली वेरी नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इट्स गिवन 0.5 मोल ऑफ गैस A and X moles of gas B exerts a pressure of 200 pascal in a container of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin, then R is the universal gas constant। तो आप बस सीधे सीधे PV = nRT लगा दो यहाँ पे।
तो अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे तो प्रेशर दिया है 200 पास्कल, वॉल्यूम दिया है 10 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.5 प्लस एक्स इंटू आर इंटू टी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/r इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/r माइनस 0.5, 2/r माइनस 0.5। तो इसी को सिंप्लीफाई करके लिखो, ये आ जाएगा 4 माइनस r बाई 2r। तो आंसर सी मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इट्स गिवन at a given temperature gases neon, argon, xenon and krypton are found to deviate from ideal behavior. The equation of state is P equal to RT by V minus B। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इससे आपको पता चल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स 0 मान रहे हैं हम लोग। उसको ऐसे लिख सकते हैं P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू RT। Here B is the van der Waals constant। Here B is the van der Waals constant. Which gas will exhibit steepest increase in the plot of Z? तो पहले आपको उसको Z के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Z कैसे बनेगा इसके स्टीपेस्ट इंक्रीज इन द प्लॉट ऑफ Z विच इज कंप्रेशन फैक्टर वर्सेस P। तो आपको Z वर्सेस P के प्लॉट में देखना है कि किसके केस में स्टीपेस्ट इंक्रीज आएगी। हमारे पास van der Waals इक्वेशन में रखी P इक्वल टू RT बाई V माइनस बी। तो अगर हम इसमें V माइनस बी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लें तो PV माइनस बी इक्वल टू RT हुआ। मल्टीप्लाई करो PVM माइनस PB इक्वल टू RT हो गया, पूरे RT से डिवाइड कर दो तो PVM बाई RT माइनस PB बाई RT इज इक्वल टू 1 बन गया। अब PVM बाई RT जगह क्या लिख लो Z, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT हो गया। अब अगर हम Z वर्सेस P ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक तरीका क्या बताया था ग्राफ का, Z को Y मान लो, P को X मान लो। ये हमारे लिए Y हो गया, ये X हो गया। तो ग्राफ का टाइप कैसे आ रहा है, Y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ग्राफ का टाइप क्या हुआ, एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी, बी बाई आर टी। तो जिसका बी सबसे ज्यादा आएगा उसी के लिए सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट स्लोप आएगी। और बी मतलब साइज, आपको पीरियोडिक टेबल में सिखाया था, इनर्ट गैसेस हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। साइज कैसे कंपेयर करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। सबसे बड़ा साइज जेनॉन का होगा, तो बी सबसे बड़ा जेनॉन का हुआ, उसी की स्लोप हाईएस्ट आएगी। सो बी बाई आर टी विल बी मैक्सिमम फॉर जेनॉन, क्योंकि आर टी तो कांस्टेंट है, केवल बी से डिसाइड होगा। तो जेनॉन के लिए वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो इसी की स्लोप स्टीपेस्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, जिसमें आपको ए और बी की वैल्यू दे रखी है अलग अलग। ए एंड बी आर द van der Waals कांस्टेंट्स। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गैसेस इज, सबसे पूछा है गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए एंड गैस बी विल बी लेसर कॉम्प्रेसिबल देन गैस डी। तो आप देखो उसमें मोर वॉल्यूम चेक करना और लेसर कॉम्प्रेसिबल चेक करना है। तो गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस बी, तो आपको पता है गैस का जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम लिखेंगे वो आएगा Vm माइनस बी होता है एक्चुअली। तो सारी चीज बी से डिसाइड होगी। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो गैस सी के लिए देखो बी की वैल्यू दे रखी है 0.5196 और गैस ए के लिए वैल्यू दे रखी है 0.05196। ठीक है, और दूसरे केस में लिखा है गैस बी इज लेसर कॉम्प्रेसिबल देन गैस डी। तो जो गैस ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होती है उसका Z लेस देन 1 होता है। आपको पहले कॉन्सेप्ट याद आने चाहिए सब। अगर हमारा Z लेस देन 1 होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी लेस देन 1, या अगर दूसरे तरीके से बोलूं तो जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होंगे वो गैस, द गैस हैविंग अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब इजीली लिक्विफाइबल, और गैस हैविंग रिपल्सिव फोर्सेस मतलब डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। तो उसमें लिखा है गैस बी इज लेसर कॉम्प्रेसिबल देन गैस डी। तो गैस बी के अंदर देखो, ध्यान से देखो, तो गैस बी और डी के ए की वैल्यू सेम दी हुई है दोनों के लिए। और अगर इसी में वैल्यू ऑफ बी चेक करोगे तो बी की वैल्यू गैस बी के लिए कम है और गैस डी के लिए ज्यादा है।
तो उसका मतलब गैस डी कम कॉम्प्रेसिबल होगी, बी ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होगी। तो 16 क्वेश्चन में देखो आपको गैस सी और ए में वॉल्यूम कंपेयर करना है और बी और डी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर करने हैं। तो आप आसानी से अब देखो समझ में आएगा, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर बी मोर है तो इट ऑक्यूपाइज इज मोर वॉल्यूम, इट ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। और अगर ए ज़्यादा होगा तो इट इज़ इजी टू लिक्विफाई, और अगर उसका उल्टा लिखेंगे बी ज़्यादा होगा तो इट इज़ डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज रिपल्सिव हो गए। सारे केस बस थियोरेटिकली याद होने चाहिए। अगर बी ज़्यादा होगा तो गैस इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कैसे हो गए, रिपल्सिव। सो बी मोर देन इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। अब देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सी जो है वो मोर देन वॉल्यूम ऑफ ए आ जाएगा। और बी और डी कंपेयर करोगे तो बी के देखो, बी के लिए बी की वैल्यू कम है, गैस बी के लिए वैल्यू ऑफ बी स्मॉलर है और डी के लिए ज़्यादा है। तो उसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डी में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो गैस बी ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होगी। तो गैस बी मोर कॉम्प्रेसिबल देन डी। तो इसका आंसर मार्क करेंगे सी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया था एटॉमिक masses of helium and neon are 4 and 20 mu respectively. The value of de Broglie wavelength of helium gas is at minus 73 degrees Celsius is m times the de Broglie wavelength of neon at 727 degrees Celsius. तो आपको कॉन्सेप्ट पता है de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या था, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और गैस की काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं दैट इज 3/2 RT। तो अगर हम de Broglie wavelength ऑफ हीलियम लिख रहे हैं, ये वैल्यू आएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ हीलियम 4, और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो 3/2 R इंटू टेम्परेचर -73 है, मतलब 200 केल्विन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन लिखेंगे तो आएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ, यूनिट साइज से नहीं लिखना है क्योंकि बाद में कट ही जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है, अदरवाइज ये यूनिट साइज से लिखनी पड़ती है। जो एएमयू था उसको केजी में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए था आइडियली, बट इतना चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम बाद में रेशियो ही लेने वाले हैं। तो दिस इज 2 इंटू मोलर मास ऑफ नियॉन इज 20 इंटू 3/2 इंटू R इंटू, और 727 मतलब 1000 केल्विन। बस दोनों का रेशियो ले लो। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम बाई नियॉन इज इक्वल टू, ये सॉल्व होके आएगा रूट ओवर 20 इंटू 1000 बाई 4 इंटू 200, यानी कि 5। यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम जो होगा वो 5 टाइम्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर एम पूछा गया वो 5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। 17 में आपको देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस स्पीड का ग्राफ दिया हुआ है, आपको मैच कराना है। तो हमारे पास तीन गैसेज हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखनी है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2RT/m, अंडर रूट ऑफ 2RT/m। तो सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ नाइट्रोजन लिख रहे हैं 300 केल्विन, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 300 बाय अंडर रूट ऑफ 2R इंटू 300/28। दूसरी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे 300 केल्विन पे, ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2R इंटू 300/2। और लास्ट में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे 400 केल्विन पे, ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू R इंटू 400/32। अब जरा वैल्यू कंपेयर कर लो। तो इसमें वैल्यूज कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये ग्राफ 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे तो उसके लिए आपको रेशियो निकाल के देखना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा 300/28 और 400/32 में बड़ी वैल्यू कौन सी है। 300/28 और 400/32 में लार्जर वैल्यू कौन सी है, ये कंपेयर करके बताओ पहले।
यहाँ कंपेयर करेंगे तो 400/32 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे आएगा और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, सबसे पीछे। यहाँ पे एक्चुअली मैं ऑर्डर के हिसाब से 3 > 2 > 1 है, ग्राफ से देख के बता सकता हूँ, तो इसका आंसर सी मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है क्लोज टैंक हैज 2 कंपार्टमेंट्स ए एंड बी बोथ फिल्ड विद ऑक्सीजन assumed to be ideal, the partition separating the two compartments is fixed and is a perfect heat insulator। perfect heat insulator मतलब इधर से उधर की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो जब इधर से उधर की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो आप दोनों कंपार्ट और दूसरा कंपार्टमेंट जो है वो ध्यान से देखो, इट्स गिवन द पार्टीशन इज फिक्स्ड एंड परफेक्ट हीट इंसुलेटर। फिक्स मतलब मूव नहीं कर रहा, तो प्रेशर का भी कुछ नहीं करना है और टेम्परेचर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो दोनों गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, तो पहले कंपार्टमेंट में गैस ए के मोल्स आएंगे PV/nRT, तो 5 बार है तो 5 × 10⁵ पास्कल इंटू 1 m³ बाय 400 R। गैस बी के मोल्स निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 बार 1 × 10⁵ इंटू 3/300 R। ये दोनों के मोल्स आ गए। उसके बाद लिखा है इफ द पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पार्टीशन व्हिच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट। तो स्लाइड एंड कंडक्ट हीट मतलब दोनों तरफ प्रेशर भी सेम हो जाएगा और टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए है बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक अक्रॉस इन फिगर 2। तो आपको वॉल्यूम बताना है। तो अब जब दूसरी वाली कंडीशन में हम लोग पहुंचेंगे तो दूसरे वाले कंडीशन में इधर का प्रेशर भी P0 होगा, इधर का भी प्रेशर P0 होगा, इधर का टेम्परेचर T0 होगा, इधर का भी टेम्परेचर T0 होगा, और इधर का वॉल्यूम अगर V1 और इधर का वॉल्यूम V2 है तो V1 + V2 की वैल्यू जो होगी वो 4 m³ होगी, क्योंकि टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, और नंबर मोल्स इधर भी Na और इधर Np है, दोनों तरफ PV = nRT लगा दो, तो P0 V1/NART0। तो P0 × V1/RT0 की वैल्यू हमें दे रखी है, Na की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 5 × 10⁵ / 400 R। और दूसरे कंपार्टमेंट में यही इक्वेशन लगाएंगे तो P0 × V2/RT0, तो ये वैल्यू हमारे ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से आ रही है 3 × 10⁵ R। राइट, अब हमें V1 + V2 पता है, दोनों का रेशियो ले लो तो V1/V2 आ जाएगा। दोनों का रेशियो लगाएंगे तो V1/V2 विल बी इक्वल टू 5/4, बाकी तो कट जाएगा देखो। तो यहाँ से अगर आप V1 की जगह 5/4 V2 पुट कर दो, तो उसमें पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट ए, तो मतलब V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि हमें V1 निकालना है। तो यहाँ से V2 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/5 टाइम्स V1, तो इसके ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो 4/5 टाइम्स V1 + V1 = 4, तो आ जाएगा 9V1 = 20। V1 की वैल्यू 20/9 मतलब 2.22 m³ आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पहले दोनों कंपार्टमेंट्स के मोल्स निकाले, उसके बाद दोनों कंपार्टमेंट में चूंकि ऐसा स्लाइडर लगा दिया जो मूव भी कर सकता है और कंडक्टिंग भी है, तो दोनों तरफ प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो गया। वॉल्यूम V1 V2 अज्यूम करके टोटल वॉल्यूम कंजर्व करा दिया, मोल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है तो मोल्स फिर से कंजर्व कराए और सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। V1 की वैल्यू 2.22 m³ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 is given which of the following statement is are correct regarding the root mean square speed, URMS and average translational kinetic energy। आपको U average का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ सॉरी रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है √3RT/m। तो आपका URMS का फॉर्मूला हो गया √3RT/m। और यहाँ से अगर हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखा जाता है 3/2RT पर मोल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल लिखेंगे तो 3/2RT। तो पहले लिखा है URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, सही लिखा हुआ। दूसरे पार्ट में लिखा है E एवरेज इज डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, ये गलत हो गया। अगर टेम्परेचर डबल करेंगे तो ई एवरेज भी डबल होगा, उसका आंसर क्वालिटी है तो बी नहीं होगा इसमें। सी पार्ट में लिखा है URMS इज डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, ये सही है। और यहाँ टेम्परेचर 4 टाइम्स करेंगे तो यू एवरेज रूट ऑफ URMS जो है वो √T के प्रोपोर्शनल में है, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा।
जबकि यहाँ टेम्परेचर अगर हम इसका 4 टाइम्स करेंगे तो ई एवरेज भी 4 टाइम्स हो जाएगा। लास्ट में लिखा है ई एवरेज एट अ गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास, ये सही है। ई एवरेज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब उसका डी आंसर सही है। सो ई एवरेज एट अ गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि फॉर्मूला देख लो आप 3/2 RT है पर मोल के बेसिस पे, तो मॉलिक्यूलर मास गैस का कुछ भी हो दैट वोंट चेंज, तो उसका आंसर सही कर लीजिए, इट शुड बी A, C एंड D।